आपका टीचिंग स्टाइल के बारे में आप कुछ बताइए कि आप ऐसा क्या पढ़ाते हैं बच्चों के कि बच्चे हमेशा बोलते हैं हमें अमित सर से ही पढ़ना है। उसमें यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं या बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, टीचर मत बनिएगा कि हाँ बच्चों को डांटना स्टार्ट कर दीजिए, होमवर्क नहीं करके आए, ये नहीं करना है। डांटने से आज नहीं होता, जब उनसे प्यार करोगे, जब उनके तरह होकर के उनको समझाओगे ना, तब समझ में आएगा। उड़ीसा में गए थे तो वहाँ पर एक हमें अलग ही कुछ सुनने को मिला था। इकोनॉमिक्स मतलब अमित सर, द सर इज फेमसली नोन फॉर हिज इकोनॉमिक्स। तो सर प्लीज इसे इलैबोरेट करिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग। वेलकम टू वेस्टॉक टॉक्स। आज हमारे साथ है अमित सर फ्रॉम अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टीचर इन रिशरा एंड ये आज हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करेंगे जो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसे एंजॉय करेंगे। सो मोस्ट वेलकम अमित सर। अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और पहले तो आज हम यहाँ पे एक आपने टीचर की तरह बुलाया है, बट हम भी अभी स्टूडेंट की तरह ही हैं, क्योंकि अभी भी पढ़ाई चल रहा है और अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान को क्या है ना, हमेशा से अपना गोल जो है वो थोड़ा हाई सेट करना चाहिए। राइट। तो आज हम यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह ही हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच से आते हैं, तो स्टूडेंट बन के ही ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि हर एक टीचर भी अपने टाइम पे एक स्टूडेंट होता है और वो अपने स्टूडेंट लाइफ को इतना एंजॉय करता है कि वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने जो भी कुछ शेयर किया है वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। तो आज हम सारे फैक्ट्स पे बात करेंगे, सारे स्टोरीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे सर किस तरीका से पढ़ाते हैं, इनका टीचिंग स्टाइल क्या है और क्यों बच्चे इन्हें इतना प्यार करते हैं। तो सर आपका टीचिंग स्टाइल के बारे में आप कुछ बताइए कि आप ऐसा क्या पढ़ाते हैं बच्चों के कि बच्चे हमेशा बोलते हैं हमें अमित सर से ही पढ़ना है। एक्चुअली क्या है कि जो आज का सिनेरियो है, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं टीचर हूँ और आप जो है स्टूडेंट है और मैं इस तरीके से आपको बोलूँगा या आपको डांटूंगा, गुस्सा करूँगा। तो बहुत सिंपल है किसी भी टीचर के लिए। जो भी मेरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो टीचर बनना चाह रहे हैं, जो बच्चों को गाइड करना चाह रहे हैं। एक्चुअली टीचर बनना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी डिग्रियां चाहिए और हम सब पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं बच्चों को। ये ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कि टीचर बन जाना, हमेशा सोचना कि हम एक टीचर बन गए। तो जब ये बन जाएंगे तो फिर ना वो आप दे नहीं पाओगे आप जो देना चाहते हो। तो बहुत सिंपल रखना है कि आपको बच्चों को गाइड करना है और कोशिश करना है कि उनके अंदर जो भी है आप उनको निकाल पाओ और वो जो चाहते हैं वहां तक पहुंचा पाओ। तो बहुत सिंपल है, उनके साथ दोस्त की तरह रहो, वो जो चाहते हैं उनसे वैसे ही बात करो। ऑटोमेटिक बच्चे जो है वो सारी चीजें सीख जाएंगे। आज के ट्रेंड, आज का जो जिस तरीके से आज चल रहा है, उसमें यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं या बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि टीचर मत बनिएगा कि हाँ बच्चों को डांटना स्टार्ट कर दीजिए, होमवर्क नहीं करके आए, ये नहीं करना है। बस उनके साथ साथ, क्योंकि आपने सुना भी होगा छोटे बच्चे भी डांटने से आज नहीं होता, बट जब उनसे प्यार करोगे, जब उनके तरह होकर के उनको समझाओगे ना, तब समझ में आता है। तो ये बेस्ट पार्ट है कि इसी तरीके से आपको आज के डेट में टीचिंग करना पड़ेगा। मतलब सर एकदम अपग्रेडेड है, एकदम अपडेटेड है, स्टूडेंट्स के नस नस को जानते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए और एग्जैक्टली वही डिलीवर करते हैं। शायद इसीलिए सर आज इतना फेमस है और हमेशा इसी तरीके से फेमस रहेंगे। तो सर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि हमने सुना है कि आपने बायजू को ज्वाइन किया था, बट उसके आगे की स्टोरी हमें किसी को नहीं मालूम है। सो उसके आगे की क्या स्टोरी है? बायजूस 2020 में कोविड ने सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज किया तो वो एजुकेशन सेक्टर था। राइट। जहाँ पे बच्चे ऑफलाइन मोड तक पहुंच नहीं पा रहे थे। राइट। प्रॉब्लम था, हम सभी ने कोशिश किया, ऑनलाइन ट्राई किया, बहुत लोग सक्सेस भी हुए, बहुत लोग सीख रहे थे, जिसमें मैं भी एक था जो सीख रहा था। बट बच्चे ऑफलाइन सेंटर तक आ नहीं रहे थे और 1 साल 2 साल तक जब बच्चे नहीं आ रहे थे तो बहुत एक बर्डन आ चुका था, क्योंकि घर पे हम लोग अकेले होते हैं जो अर्निंग मेंबर हैं, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि ऑफलाइन बच्चे आ नहीं रहे थे, ऑनलाइन कोशिश कर रहे थे, बट एट ए टाइम तो कुछ अर्निंग आना चाहिए। राइट। तो जिस समय एक डिसीजन लिया कि बायजूस ज्वाइन करते हैं, बट वो मेरे जिंदगी का एक बहुत ही अच्छे डिसीजंस में से है। मैं उसको लेके कोई रिग्रेट नहीं है मेरे लाइफ में। तो हुआ क्या कि बायजूस पे एक इंटरव्यू दिया मैंने एंड सबसे अच्छी बात है कि इसके पहले मैंने बहुत कम इंटरव्यूज दिए थे, 1 या 2, बट उस बार मैं सेलेक्ट हो गया।
ओके। तो एक तो बहुत खुशी था कि सिलेक्ट हो गया, दूसरा ये था कि कोविड का लास्ट टाइम चल रहा था, तो मेरे पास ऑलरेडी क्लास 12 के अब बच्चे आना स्टार्ट हो चुके थे। अराउंड 150 स्टूडेंट क्लास 12 के क्लास कर रहे थे। ये आप कोविड का बता रहे हो? यस, कोविड के, हाँ 2022 22 जब कोविड खत्म होने वाला था, तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे, बच्चे आ रहे थे। अराउंड 150 क्लास 12 थे, फिर बाकी के थोड़े थोड़े थे। राइट। तो बहुत डिफिकल्ट था कि यहाँ से छोड़ के बायजूस जाना है, किसी और कंपनी में जाना है, एक अलग एनवायरनमेंट। बट एक मेरे में क्या है ना कि हमेशा से हम चाहते थे कि कुछ सीखे, तो इसलिए मेरे को एक जगह पे जाना भी था कि एक्चुअली वो वर्क कैसे कर रहा है, कि हम लोग भी एजुकेशन सेक्टर में है, वो भी एजुकेशन सेक्टर में है, तो इतना बड़ा नाम, तो लग रहा था कि एक बार ट्राई करते हैं। इंटरव्यू दिए, सिलेक्ट हो गए। ओके। अब आया कि ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना है। बच्चों का जो एक लगाव है एक टीचर के प्रति, और स्पेशली क्लास 12 जिनका बोर्ड एग्जाम्स है कुछ दिनों के बाद, तो ये बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि बच्चों को बीच रास्ते में छोड़ के अपने फायदे के लिए कहीं पे जाना, तो ये सबसे बड़ा डिसीजन था कि हम जा रहे हैं, ठीक है वहां पे सैलरी आ जाएगा, चलेगा, सब ठीक है, बट बच्चों को छोड़ना। फिर मैंने बच्चों से बात किया कि ऐसा ऐसा है, एक अच्छा पैकेज है वहां पे, 8 से 9 लाख का पैकेज था। तो फिर बच्चों से बात किया, तो वो काफी इमोशनल थे कि सर अभी जाएंगे तो फिर बोर्ड का क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, हमारा ऑनलाइन सेटअप है, हम वहाँ पे ट्रेनिंग और जॉब के दौरान जो है आप लोग का क्लासेस लेते रहेंगे ऑनलाइन, और आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ट्यूशन ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भरोसे मत रहना, अगर बाई चांस हम नहीं आए तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। तो मैंने स्टूडेंट्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा? मैंने सारे बच्चों को बोला आप कहीं ना कहीं सभी ज्वाइन करेंगे, और आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अपने तरफ से देते रहूंगा। देन काफी इमोशनल मोमेंट था, मैं चला भी गया, ट्रेनिंग किया 1 महीने का तो ट्रेनिंग था हमारा। ट्रेनिंग करके वापस आया, तब तक ऑनलाइन क्लास चल रहे थे। बच्चों को मैंने बोला, काफी बच्चों ने पूछा, तो मैंने बोला सब आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा छोड़ दो, क्योंकि आपका करियर इसके ऊपर दाव पे लगा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं जरूर ज्वाइन कर लेना। बायजूस ज्वाइन किए, और वो सितंबर का मंथ था, और ट्रेनिंग के बाद मेरा ज्वाइनिंग था आई थिंक 3 सितंबर को, और फिर टीचर डे आना था। तो 2 दिन मैंने जॉब किया, और फिर क्या हुआ कि तो ट्रेनिंग के लिए आप दिल्ली में गए थे? दिल्ली में। हाँ, यहाँ पे मैं था ही नहीं, ओके, आउट ऑफ कलकत्ता। ओके। तो वहां पे ट्रेनिंग किया, एंड 3 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग था। मैं वापस यहाँ से जा रहा था, वो मेरे लिए एकदम बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि ट्रेनिंग के समय तो फिर भी था कि चलो आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट अब फाइनली हम ज्वाइन करने जा रहे थे। और वो उस दिन जब फ्लाइट का टिकट कटा हुआ था, सबसे बड़ा बात हुआ कि जब यहाँ से फ्लाइट के लिए गए, तो वो फ्लाइट शाम को 8 बजे थी। अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट सुबह 4 बजे खुली। ओके। कुछ ना कुछ इशू आ रहे थे, कुछ ना कुछ इशू आ रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि सारे पैसेंजर उतर गए कि हम लोग अब जाएंगे ही नहीं, शायद इसमें कुछ फॉल्ट, कुछ इंडिकेशन आपको लगा? शायद लग रहा था, थोड़ा सा मन में चल रहा था क्यों ऐसा हो रहा है कि हाँ, कि इसको ना आपका मन था, ना कहीं ना कहीं आपको इमोशनली स्टूडेंट्स आप इतने अटैच थे, फिर आप उनको अचानक से छोड़ के जा रहे थे। फिर रहा बात फ्लाइट्स का, वो भी 8 से डील हो के सुबह 4 बज गया, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इंडिकेशन तो नहीं कि शायद मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत परेशान थे वो, उस समय का जो टाइम था बहुत परेशान थे, क्योंकि अपना पैशन और अपना इतना बड़ा जो भी साम्राज्य है मेरा, लोग जानते हैं, इतना सारा कुछ हो गया था, क्योंकि 10 साल का ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे। तो यहाँ से शिफ्ट होना मतलब वो मेरे को परेशान कर रहा था, जितना डिले हो रहा था मैं उतना परेशान हो रहा था। तो फाइनली दिल्ली पहुंचे, 2 दिन ऑफिस में जॉब भी किया, एंड जो टीचर डे होता है ना, वो हम टीचर्स के लिए बहुत एक अलग दिन होता है, एक वो एक अलग इम्पोर्टेंट, मतलब पूरे स्पेशल डे, हाँ, क्योंकि टीचर्स अगर वेट करते, जैसे बच्चे वेट करते हैं चिल्ड्रंस डे का, वैसे ही टीचर्स का एक टीचर्स डे से अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट, एक स्पेशल अटैचमेंट रहता है, जो उस दिन निखर के बाहर आता है एकदम। हम लोग सब वेट करते हैं, काफी टाइम पे बच्चे बोलते हैं कि सर आप गिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं क्या? एक्चुअली गिफ्ट नहीं है, हम लोग वेट करते हैं आपके रिस्पेक्ट का, कि आप सुबह फोन करेंगे या एक मैसेज करेंगे, सर हैप्पी टीचर्स डे, और उस दिन लगता है कि कुछ तो किया है मैंने जिंदगी में। सो गिफ्ट का बात नहीं होता है ना। वहां से जब
टीचर डे था, तो देख पा रहे थे हम कि सारे टीचर्स के लिए बड़ा जोर शोर से तैयारी चल रहा था, क्योंकि रिषड़ा में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है टीचर डे। एंड वो 5 सितंबर था, जिस दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मेरे को अब बायजूस में नहीं करना। सो 3 दिन के बाद 4th डे पे मैंने कंपनी को बोला कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। अब प्रॉब्लम था कि स्टार्टिंग का 15 दिन कंपनी ने हमें एक होटल दिया हुआ था कि आप वहां पे रहिए, फिर अपना सेटअप कीजिए। अब वहां से यहाँ पे आना, और आने के बाद क्या सारे बच्चे रिटर्न आएंगे। अब ये धीरे धीरे ना ये जगह और डीप होते जा रहा था कि अब वहां जाके कुछ मिलेगा, तो यह सब खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने वहां पे क्या किया ना, उस होटल में जितने दिन भी मेरे बाकी थे, मेरे को याद है 15 सितंबर से बैच मैंने स्टार्ट किया था, मैं अकेला रहा वहां पे। एकदम बस उसी रूम में रहना है, खाना है, पीना है और दिन भर सोचना है। और मेरा एक दोस्त था वहां पे, यूसुफ बोल के, यासिर, सॉरी यूसुफ नहीं, यासिर। आज वो पॉडकास्ट सुनेगा तो वो फील कर पाएगा इस चीज को। हम जरूर कोशिश करेंगे उनके तक हाँ, वो पॉडकास्ट पहुंचाने का। घर पे जो था ना, वो वहां से घर जाता था रोज, बट पता नहीं उस दिन से उसको क्या हुआ कि वो बोला कि हम ना यहीं पे रहेंगे। उसका फाइनल था कि वो घर जाएगा, बट अब वो बोला यहीं पे रहेंगे। वो रोज आता था, शाम को मेरे साथ खाना खाता था और मेरे साथ ही बातें करता था। ये 10-12 दिन बहुत बहुत प्रॉब्लम था कि करना क्या है आगे। फिर वापस आते हैं और सबसे जो बड़ा दिन था 15 सितंबर को, मेरे 150 में से 150 ही बच्चे ऑफलाइन क्लास में वापस से रहते हैं। That's great, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। हाँ, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, ये आपको भरोसा था कि हाँ बच्चे मेरे हैं तो कहीं जाने वाले नहीं है? नहीं, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि क्लास 12 है, बच्चों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना करियर होता है। तो वहां से अमित भैया के लिए प्यार, तो समझ में आया कि हाँ 10 साल में कुछ तो कमाया है। और ये कुछ नहीं, ये बहुत कुछ कमाया है, क्योंकि अगर आज हम जानते हैं अमित सर को तो इजीली जानते हैं, क्योंकि इनसे बच्चे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि आप किन किन बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइक क्लास 12 को, 11 को, या आप इलेबोरेट करिए थोड़ा। हमारा जो क्लास चलता है, क्लास 11, क्लास 12, देन CA CMA फाउंडेशन, ओके, एंड देन कॉलेज स्पेशली बीकॉम के बच्चे को पढ़ाते हैं एकदम। तो बेसिकली बीकॉम के बच्चे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से होंगे मैक्सिमम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बच्चों का बहुत कंप्लेंट्स रहता है, क्या आप इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है, थोड़े अप्स एंड डाउन तो होंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बात किया जाए तो पास्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बट जो प्रेजेंट है वो थोड़ा सा डल है। इतना सारा चेंजेस आ रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, हर साल सिलेबस चेंज हो जाना, सेमेस्टर वाइज आना, तो जिसके वजह से आप किसी से भी पूछोगे ना, किसी को कुछ नहीं पता। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हमें कंप्लेंट्स करते हैं। लाइक कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहले जब हम पढ़ाई करते थे तब उसके अंदर ईयरली सिस्टम हुआ करता था, फिर सेमेस्टर सिस्टम आ गया, और अब तो खैर 3 साल का जो ग्रेजुएशन खत्म हो जाना चाहिए था उसको गवर्नमेंट ने 4 साल का कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। साथ साथ में अगर हम बात करें रिजल्ट्स का, तो मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो CA CS पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर क्लियर कर ले रहे हैं, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनका सप्ली आ जा रहा है। तो क्या ये सच है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जानबूझकर स्टूडेंट्स को सप्ली दे देते ताकि 1 साल उनका और उस यूनिवर्सिटी में दे पाए, या फिर एक्चुअल में स्टूडेंट्स लोगों का क्वालिटी ही ठीक नहीं है और वो जो सप्ली खाते हैं वो जेन्युइन है? नहीं, हम लोग किसी बोर्ड और यूनिवर्सिटी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। बट जहां तक मैंने फील किया है कि इन दिनों में बच्चों में पढ़ने का जो क्रेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है। बहुत जल्दी लोगों को पैसा अर्न करना है, एक अच्छा जॉब चाहिए, तो जिसके वजह से क्या हुआ है कि 4 साल 3 साल की जगह पे 4 साल हुआ है, तो वो थोड़ा उनके ऊपर एक बर्डन आ गया कि 3 साल में पहले पढ़ने के बाद एक जॉब मिल रहा था, अब क्या है कि 4 साल उसको पढ़ना ही पड़ेगा। बट ये चीज सच बताए तो थोड़ा मुझे भी अजीब लगता है कि जिस बच्चे का क्लास 10 में 80 परसेंटेज आई मीन क्लास 12 में भी 80 है, वो CA में CPT क्लियर कर ले रहा है, इंटर क्लियर कर ले रहा है, लेकिन जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो उसके मार्क्स 17-18 आ रहे अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में। तो पता नहीं, हमें कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि
ऑफ कोर्स ये बच्चा ये तो डिजर्व नहीं करता है। और बच्चों से बात करें तो बच्चा तो सच बताए कलकत्ता यूनिवर्सिटी को अब सीरियसली लेना भी छोड़ दिया। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करता है, फिर उन्हें पता चल जाता है कि कितना ही मेहनत करो कुछ भी करो एक साथ पूरा का पूरा बैच फेल हो जा रहा है। मैंने लिटरली जब भवानीपुर में बच्चों से बात करने के लिए गए थे कॉलेज में, तो वो बोलने लगे कि भवानीपुर शिक्षा तंत्र में हमारा पूरा बैच को ही एक साथ बैक कर दिया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ? इज इट लाइक समथिंग स्ट्रैटेजी इज गोइंग ऑन, और ये एक बच्चों का किस्मत ही खराब है कि उस कॉलेज के कोई बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे तो मेरे को एक आइडिया नहीं है, बट हम जो देख पा रहे हैं अभी बच्चों में, आपके बच्चे का क्या स्टेटस है? आपके वो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। एकदम फैक्ट है। अब मान लीजिए जो सीए में इंटर पास कर रहे हैं, एकदम सही बात है आपका कि वो कॉलेज में फेल हो जा रहे हैं। राइट। देखिए, हर जगह का अपना एक तौर तरीका है, अपना एक सिलेबस है, अपने एक सब्जेक्ट्स है। तो सीए वाले बच्चे क्या है कि उनके पास जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, टैक्स है, ऑडिट है, लॉ है, उनमें वो काफी अच्छा कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी तो यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड इस बार से जो सिलेबस चेंज हुआ है, काफी नए सब्जेक्ट्स आए हैं जिनका जो नॉलेज है या प्रॉपरली सिलेबस, इवन बुक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, 10 ईयर्स नहीं है। जैसे आप जो बात कर रहे हैं पुराने सीयू का, वहां पे एक 10 ईयर पैटर्न था, एक लंबे समय तक सिलेबस सेम था। अभी मैंने क्या बोला, बार बार सिलेबस चेंज हो रहा है। तो सीयू एक गलती कर रहा है कि बार बार सिलेबस चेंज करना, बार बार सेंटर चेंज करना, कभी होम सेंटर कभी बाहर सेंटर। आप अगर सेम 1 का बात करें तो 4 या 5 पेपर है, उसमें कुछ पेपर होम सेंटर है, कुछ से पेपर बाहर जाके देना है, कुछ पेपर कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाएगी, कुछ पेपर कॉलेज खुद बनाएगा। तो टोटली कंफ्यूजन है। तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्चुअल में एजुकेशन की तरह नहीं देखकर कुछ बिजनेस माइंडेड सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो एट द एंड लॉस तो बच्चे का ही हो रहा है। फिर बच्चा अगर सप्ली खा रहा है, फिर उसको री एग्जामिनेशन का उसको वापस से पैसा देना है, रीचेकिंग का उसको फिर से पैसा देना है। और एक आज तक हमको समझ में नहीं आया, अगर बच्चा रीचेक में पास हो जा रहा है, इसका मतलब तो यही है कि जो इन्वेस्टिगेटर है या जिसने पेपर चेक किया उसने अपना काम सही से नहीं किया। तो इस चीज के लिए भी बच्चे को पे करना पड़ रहा है। नहीं, ठीक है, आपकी बातें सही है, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें, यूनिवर्सिटी ने जिस थिंग के साथ ये सिलेबस डिजाइन किया है, उनका फोकस था कि पहले जो था वो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते थे, बट अभी भी सब्जेक्ट्स है, थोड़े सब्जेक्ट बढ़ाए गए हैं और उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे स्पेशली प्रोजेक्ट को। 4 साल में जो यूनिवर्सिटी ने बनाया है उसमें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को ला करके किया क्या है कि बच्चे स्किलफुल हो पाए, इस तरीके से यूनिवर्सिटी का सोच है। बट उसको वो जो हम जब देखते हैं कि वो करंट सिनेरियो में वो यूज हो रहा है कि नहीं, बट वो बच्चे यूज नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो सोच है, बच्चों का जो सोच है, वो दोनों मैच नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम फेस हो रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ। तो ग्रेजुएशन जैसे पहले 3 साल का था, फिर उसको सेमेस्टर में कन्वर्ट किया गया और अब 4th ईयर को भी ऐड कर दिया गया। तो आपके हिसाब से ये चीज जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड उन बच्चों के लिए है जो हायर स्टडी करना चाहते हैं, जैसे जिनको पीएचडी करना है, तो वो क्या करेंगे, 4 साल करेंगे। रीजन, 1 साल उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको मास्टर्स करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पीएचडी करेंगे। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको वापस से मास्टर्स करना है, तो 4 साल इसीलिए दिया गया है कि 3 साल आप ग्रेजुएशन हो गया आपका डिग्री। एक्चुअली इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट साल जो अगर आप 1 साल करके पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, 4 साल पढ़ेंगे तो आपको रिसर्च डेवलपमेंट का भी डिग्री मिलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आज तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन कि ये 4 साल का अलग अलग वैल्यू है। अगर स्टूडेंट चाहे तो वो 3rd ईयर में भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और कॉलेज से एग्जिट ले सकते हैं, राइट? जैसा कि यूनिवर्सिटी ने अपने काफी जगह पे ये देखने को मिला, राइट। बट अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। जैसे ये जो चेंजेस आए हैं अभी चल रहे हैं, अभी शायद 1 साल ही हुआ है कि बच्चे निकले होंगे पास करके, या अभी करंट चल ही रहा है। तो जिस वजह से बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है कि हम बीच में निकल सकते हैं कि रह सकते हैं। प्रोफेसर्स भी प्रॉपरली क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास जब तक 2-3 साल नहीं हो जाता है ना, तो फैमिलियर नहीं है कोई, जिस वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। वरना गवर्नमेंट सोचती तो अच्छा ही है, कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अमित सर को रिश्रा में पढ़ाए हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स। हाँ, 10 ईयर 2016 के लास्ट से और अभी 2026, यस 10 साल तो राइट। बट हम जब रिश्रा में गए थे तो वहां पर एक हमें अलग ही कुछ सुनने को मिला था। वो सुनने मिला था इकोनॉमिक्स मतलब अमित सर। इससे हमें
पता ही चल जा रहा है कि द सर इज फेमसली नोन फॉर हिज इकोनॉमिक्स, तो सर प्लीज इसे इलेबोरेट करिए। इकोनॉमिक्स मतलब अमित भैया, एक्चुअली हम टीचर्स तो खुद को टैग देते नहीं है। राइट। तो हुआ क्या था कि 2022 में जब हम बायजूस से रिटर्न आए, ओके। तो वो मेरे 10 साल के करियर का वन ऑफ द बेस्ट ईयर था, जिस साल हमने सबसे ज्यादा 90 प्लस दिए। मेरे सारे बच्चों ने इतना एफर्ट लगाया कि लगभग 22 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया। ये तो एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा आपके हाँ, लिए ये हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि इसके पहले इतने सारे बच्चों ने 90 प्लस नहीं लाया था। तो जिसमें से एक बच्ची आती है कि सर आपके लिए गिफ्ट है, स्नेहा वर्मा, मेरे को नाम याद है अभी। ओके। तो वो आई और समथिंग ड्राइंग टाइप का था जो फोल्ड किया हुआ था, एंड वो जब ओपन करती है तो उसमें लिखा हुआ था इकोनॉमिक्स मतलब अमित भैया। और तब से बच्चे जो है मेरे को तो डायरेक्ट नहीं बोलते, बट बोलते हैं इकोनॉमिक्स मतलब अमित भैया। तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स मतलब अमित भैया। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है, राइट। और उसमें से हम बस थोड़ा सा ही जानते हैं, और धीरे धीरे उसको सीख रहे हैं। वेरी गुड सर, नाइस टू नो अबाउट दिस। तो इतना टाइम आपने अपने करियर में एजुकेशन को दिया है, स्टूडेंट्स पे दिया है, तो कुछ एक ऐसा फनी मोमेंट आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल है, आप कभी उसे भूल नहीं सकते हैं? नहीं, एकदम काफी सारे फनी मोमेंट्स हैं। आप एक सबसे अच्छा वाला शेयर हाँ, करिए। काफी सारे फनी मोमेंट्स है। उसमें एक बहुत फनीएस्ट मोमेंट है। वो क्या हुआ था ना कि थर्ड ईयर में मैथ्स पेपर है, तो उसमें एक बच्चा है, बहुत क्वेश्चन करता है और काफी अच्छा है। आज वो एक अच्छे जगह पर है। तो हुआ क्या कि मैथ स्टार्ट किए, तो पहला उसका क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताइए, बीकॉम पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, अकाउंट्स है मेरा, तो मेरे को मैथ क्यों पढ़ना है? साइंस वालों को मेरा समझ में आता है कि मैथ्स पढ़ना है, लेकिन मेरे को क्यों पढ़ना है? राइट। तो अब क्या था ना कि उस समय हम भी स्टार्टिंग फेज पे थे, तो हम बोले कि देखो सिलेबस में है आपको एक मैथ पढ़ना है। तो नहीं सर, मेरे को मैथ पढ़ना क्यों, मेरे को डेरिवेटिव्स क्यों पढ़ना है, और डेरिवेटिव्स के साथ मैं अकाउंट्स को कैसे मैच करूं? तो ये थोड़ा सा, तो मैंने बोला कि देखो अभी तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो आपको भी पढ़ना है, मेरे को भी पढ़ाना है। तो वो ना बोला कि ठीक है भैया, क्लास किया, फिर बोला कि भैया मैं ना क्लास नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ये जो क्वेश्चन है ना, अब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पूछूंगा। ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तुमको पूछ लेना, तुम शायद आंसर भी आए, शायद कल चेंज भी हो जाए, बट तुमको एग्जाम तो पास करना है। तो उसने ना एक्चुअली वो इस क्वेश्चन की वजह से इतना परेशान था कि उसने वो किया ही नहीं। तो ये एक मेरे को हमेशा याद रहेगा। एंड देन गलती से उसका सप्ली लग गया, एंड वो वापस आता है, अपना सप्ली क्लियर करता है, और आज तो एक अच्छी जगह पर है। तो ये मेरे को हमेशा याद रह जाता है कि मैंने बच्चे एकदम हर चीज को पकड़ के रखते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट से बात भी हुआ था आपका, तो उनका कुछ कंप्लेंट्स था। वो कह रहे थे कि सर हमें बैच में सबके सामने गोबर बुलाते हैं। तो एक्चुअली वो कंप्लेन नहीं होगा, ये कंप्लेन नहीं होगा, वो आपने सुना होगा कि बच्चे बोल रहे होंगे। क्या होता है ना कि क्लास को बहुत मुश्किल हो चुका है आजकल कि बच्चों को सब याद करवा देना। और अगर कोई टीचर पढ़ा, चलो बच्चों ये देखो, अगर ऐसे पढ़ा रहा है, बच्चों को कुछ याद नहीं होने वाला, वो समझना भी नहीं चाहते। तो उस समय उस माहौल को क्रिएट करने के लिए कि वो उनको वो समझ में आए, क्या होता है ना कि हम ऐसे बोल देते हैं कि कोई बच्चा बीच में बात कर रहा है या अचानक से बोल दिया, तो उस समय हम बोल देते हैं कि ठीक है, जिसने भी ये किया ना, या जो भी बात कर रहा है, वो भगवान करे रास्ते में जाए और रास्ते में जाते वक्त गोबर में गिर जाए। तो ये इस तरह का होता है, और ये काफी एक एंटरटेनिंग मोड पे होता है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए क्लास, बस यही है। तो अगला सवाल आपसे ये है कि आज आप बहुत बड़े टीचर हैं, अगर आप आज टीचर नहीं होते तो आप क्या होते? टीचर नहीं होते तो जिस फील्ड में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मेरे को बहुत मन है कि बैंक में जॉब करते हैं। एक्चुअली बैंक में मेरा 0.5 की वजह से नहीं हुआ था, वरना बैंक पीओ होते अभी, और वो ना होने की वजह से ही आज इधर है। तो बैंकर होते, बहुत मजा आता है मेरे को, शेयर मार्केट, बैंकिंग, ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि आज आप टीचर है, तो आपने कोचिंग ही क्यों चूज किया? कोचिंग चूज करने का जो रीजन है, एक्चुअली जिनका फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होता है ना, फाइनेंशियली जो लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल था, जो मिल गया करना है पहले तो,
फिर आया बात कि ट्यूशन स्टार्ट करने का। तो हुआ क्या कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या था ना कि हम हमेशा से बच्चों दोस्तों का हेल्प करते थे। ओके। कि वो आते थे ये पूछना वो पूछना, या जो जूनियर्स थे कि वो क्रिकेट खेलते सब आते थे तो सर भाई 2 सम्स बता दो, तो ये चलता था। चलते चलते क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि उन लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस था कि आप पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। करते करते जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये महंगा है, ये कोर्स महंगा है, बिजनेस करने जाओ तो पैसा लगेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये एक सर्विस सेक्टर है जहाँ पे आराम से आप आना है, आपको पढ़ाना है। तो मेरा पहला तो मोटो यही था कि इसमें पैसा बहुत कम लगना है। तो स्टार्ट आपने कितने बच्चों से किया था? स्टार्ट मैंने 3 बच्चे थे मेरे पास में, ठीक है। और तब कोचिंग सेंटर नहीं आए हो? नहीं, तब कोचिंग सेंटर नहीं था, किसी के सेंटर पे जाकर के हम सिर्फ 3-4 बच्चों को पढ़ाते थे। और उस समय मेरे को फिर एक इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाने गए तो वहां पे मेरे को मिलता था पर क्लास का 100 रुपीज, और महीने में मेरे को सिर्फ 4 ही क्लास लेने थे। मतलब मेरा मंथली था 400 रुपीज उस टाइम। और ये कौन सा टाइम का बात है? 2016? ये 2016 का बात है जब मेरे को ऐसे ही मिलता था। और आज वो 4 बच्चों से आज आपका एम्पायर कितना बड़ा हो गया? आज वैसे तो बताना नहीं चाहिए, फिर बच्चे कैलकुलेट करना स्टार्ट बता सकते हैं। कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे बच्चे क्योंकि उन्हें फीस नहीं मालूम है। अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट तो रहते हैं। 400 and 500 is a good strength। 4 से स्टार्ट होके 400, like this is how every sir is scaling his life on to the top। और हम जरूर चाहेंगे कि आज वो 400 है तो कल वो 4000 जरूर पहुंचे। नहीं, ये सबके साथ ही होता है। आपका स्टार्ट यहीं से होगा और आपको बड़ा खुश होना चाहिए जिंदगी में कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत कम है, तो उससे आप बहुत ज्यादा सीख पाओगे। एक बार में आपको बड़ा कुछ मिल गया, आप वहां पे गए तो आप वो नहीं सीख सकते जितना आप एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो सीखने को मिलेगा। राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो ये है कि बीकॉम के बाद बहुत सारे बच्चे CA/CS चूज कर लेते हैं, बहुत सारे जॉब में लग जाते हैं, बहुत सारे फैमिली के साथ अपना जो घर का फैमिली बिजनेस उसको ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट करने भी चले जाते हैं। तो बेसिकली जो बच्चे CA/CS कर लेते हैं उनका तो लाइफ सेट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपना लाइफ में एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं करना क्या। बिकॉज ग्रेजुएशन तक तो पेरेंट्स कैसे भी फंड करके पढ़ा देते हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स का जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो जो बच्चे CA/CS कर ले रहे हैं उनका तो चलो लाइफ सिक्योर्ड है, लेकिन जो बच्चे CA/CS CMA नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आपके हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्या कर सकते हैं ताकि उनको एक अच्छा लाइफ में बूस्ट मिले, वो भी एक अपने लाइफ में आगे बढ़ सके? देखिए, ये तो फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है काफी टाइम पे। तो 12th के बाद और बीकॉम के बाद 12th के बाद आप बहुत आराम से CA/CMA फाउंडेशन आप यही कर सकते हैं। देन आप चाहे तो BBA कर सकते हैं अगर आपको MBA की तरफ जाना है तो। एंड ग्रेजुएशन के बाद तो अगर आप चाहते हैं कि हम डिसीजन मेकर बने, हम किसी कंपनी में जाए तो हम लेबर ना रहे, राइट, डिसीजन मेकर बने, तो आपके लिए बीकॉम के बाद एक बहुत अच्छा कोर्स है कॉमर्स वालों के लिए, वो MBA है, आप आराम से कर सकते हैं। बट MBA का भी कुछ ऐसा सीन है कि MBA में 2-3 मिथ्स बोल लो या कुछ भी बोल लो कि अगर IIM से नहीं पढ़ेंगे तो MBA करके कोई फायदा नहीं है, MBA करने जाओ तो 30-40 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, MBA करने जाओ तो आगे जाके जॉब प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। आई नो दीज ऑल आर मिथ, बिकॉज पढ़ने वाला वो कहीं से भी पढ़ लेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला आप उसे IIMs में डालो चाहे टॉप 10 में डालो, वो वहां से प्लेसमेंट्स नहीं ले पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, आप किसी भी कोर्स में जाइए, अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। देखिए, नौकरी जो कंपनियां हैं जो जॉब आपको दे रही है वो याद रखिएगा एक बार आपको डिग्री के लिए देगी। शायद हो सकता है कि आपका डिग्री देखा, आप MBA आपको जॉब दे दिया, बट अगर आपने अपना स्किल MBA करते वक्त डेवलप नहीं किया है तो फिर 6 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा। राइट। नौकरी डिग्री पे नहीं मिलता है, नौकरी आपके स्किल पे मिलता है। और MBA कोर्स का डिजाइन ही वैसे है कि आपको स्किल प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए MBA के बाद सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स मिलते हैं। आप अगर कंपेयर करें अदर जो भी कोर्सेस अवेलेबल है, MBA के बाद आपको एक अच्छा चांसेस मिलता है, लेकिन आपको स्किल भी सीखना पड़ेगा। आप स्किल्स का अगर बात किया जाए तो बेसिकली बीकॉम, अगर एक बीकॉम स्टूडेंट जो आपके पास पढ़ रहा है, जो CA/CMA नहीं कर रहा और MBA भी माइट भी हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पा रहा, अगर उसे जॉब चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन तो उसके पास कौन से स्किल्स होने जरूरी है, या फिर वो कौन से स्किल्स मार्केट से सीख सकता है? जैसे कि लास्ट अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं तो
डिजिटल मार्केटिंग सडनली बूम इन द मार्केट, और आज डिजिटल मार्केटिंग डाउन हो रहा है और डिजिटल मार्केटिंग को ओवरटेक कर रहा है बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस। और अगर आने वाले टाइम का बात किया जाए तो जो बच्चे फाइनेंस नहीं ले पा रहे, फाइनेंस में जिनका इंटरेस्ट है, वो लोग सैप का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट ऑल द स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब इनटू अ डिसेंट कंपनी, ताकि कम से कम वो एक प्रॉपर जॉब भी ले पाए और उनके पास वो स्किल्स उनको फ्यूचर में भी काम आए? देखिए, बीकॉम में आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, और आप कर कहाँ रहे हैं? कॉपी पे। बट आपको कंपनी में करना कहाँ पर है? कंप्यूटर पे। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो अकाउंटिंग आप कॉपी पे कर रहे हैं उसको कैसे कंप्यूटर पे करना है, और उसके लिए जो कोर्सेज अवेलेबल है आप उसको कीजिए। और आपका अगर अकाउंट्स का नॉलेज अच्छा है तो आपको जॉब आराम से मिलेगा। दैट्स सिंपल, एकदम बहुत सिंपल सा चीज है। और जिसे अकाउंट्स में इच्छा नहीं है, जिसे अकाउंट्स पसंद नहीं, जैसे मेरे को मैथ्स, मेरे को अकाउंट्स एकदम पसंद नहीं, मेरे को पसंद है मार्केटिंग, मेरे को पसंद है सोशल मीडिया, मेरे को पसंद है इंस्टाग्राम। तो आप हमारे जैसे बच्चों जिनको अकाउंट्स से कोई लेना देना नहीं है, जिनका अकाउंट्स शायद वो इसलिए ले लिए क्योंकि बस ले लिए तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो कॉमर्स में माना जाता है कि आप अकाउंट्स जो है वो पूरा बॉडी है, एंड राइट हैंड आपका इकोनॉमिक्स है, लेफ्ट हैंड आपका मैथ है, और उसमें एक सब्जेक्ट और आता है बिजनेस स्टडी। इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना, बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स का मतलब समझते हैं कि सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है। एक्चुअली अकाउंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब उसके लिए कोई डाउट नहीं कि वो पढ़ना ही है। लेकिन आपके पास और भी जो सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर आप वो शिद्दत से पढ़ते आएंगे, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी उतना ही एफर्ट लगाएंगे, और बाद में आप आ जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट मिलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को भी लाया गया है अभी। राइट। तो बीकॉम वाले बच्चे सिर्फ अकाउंट से बनाएंगे ऐसा लॉजिक नहीं है, वो आराम से मार्केटिंग में जा सकते हैं। आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं, बट आप क्या करते हो ना, सिर्फ एक ही अकाउंट्स के ऊपर ही फोकस करते हो, जिस वजह से आप फिर आपको लगता है कि एक ही जॉब है। नहीं, आप बिजनेस स्टडी को पढ़िए। अगर कॉमर्स में सबसे अच्छा कोई सब्जेक्ट है तो वो बिजनेस स्टडी है, जो आपको ये समझाता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो यही सबसे बेस्ट है। आप देखिए अकाउंट्स, आप किसी कंपनी में जाओगे, आप कितने अकाउंटेंट होंगे? एक या दो होंगे। राइट। जो सीए वाला बच्चा ऑलरेडी बैठा होगा वहां पे, तो फिर बीकॉम वालों को तो वो जगह शायद मिल भी पाए या ना मिल पाए। लेकिन अगर वो बिजनेस स्टडी बहुत अच्छे से पढ़ते तो वो मार्केटिंग को समझ सकते हैं, और मार्केटिंग का जॉब तो बहुत इजीली मिल जाता है, हर जगह पर अवेलेबल है, और आप इसी से ग्रो भी कर सकते हैं। अकाउंटेंट कंपनी का शायद मैनेजिंग डायरेक्टर बने ना बने, बट मार्केटिंग का बंदा अगर सही से चलता है, या सेल्स का भी बंदा, तो वो उस कंपनी का मालिक भी बन सकता है। और आप देखेंगे कि जो मैनेजर के पोस्ट होंगे वो सारे सेल्स वाले होते हैं, कैशियर नहीं होते हैं, और अकाउंटेंट नहीं होते हैं। तो स्कोप तो है। अब आपको ये डील करना है कि आपको कॉमर्स को कैसे चलाना है, सिर्फ अकाउंट्स लेकर के या बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स मैथ को ऐड करके। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो आज का आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैंने सुना है आपने एक बुक भी पब्लिश किया था, राइट? हाँ, राइट। इस साल लास्ट ईयर एक्चुअली एक बुक मैंने लिखा है आर्झा पब्लिकेशन के अंडर में, जो क्लास 11-12 जो WB बोर्ड है, WB बोर्ड में जो बुक चलते हैं, तो सिलेबस चेंज हुआ था जैसा कि आपको पता है। तो उस समय आर्झा की तरफ से ऑफर आया था कि सर आपको एक बुक लिखना है। तो उसमें मैंने इकोनॉमिक्स का बुक लिखा, और ये बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। कभी सोचे नहीं थे कि लाइफ में ये टाइम भी आएगा, क्योंकि क्लास 9-10 के पहले तक घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम लोग न्यू बुक बाई करते थे। तो एक सुरेश मिश्रा थे जिनके घर से होकर के मैं स्कूल जाता था, तो उनकी मम्मी ना मेरे को सारा बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देती थी। अच्छा। पैसा वैसा नहीं लेते थे, एकदम आराम से पढ़ने के लिए। काफी बार मम्मी ने बोला भी ये कुछ ले लीजिए, बट वो कुछ नहीं देती थी, कुछ भी फीस कुछ नहीं लेना है बुक का। तो वो इस दिन याद आ गया कि अगर उन्होंने वो ना दिया होता तो शायद आज मेरी जिंदगी में ये पल नहीं आता कि जब एक बुक लिख रहे होते। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था ये तो बहुत ही बड़ा बात है कि आपने कोई बुक लिखा है और फिर वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होकर क्लास 11 के 12 के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या सच में यही एक अचीवमेंट सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपके लाइफ में, या इससे बड़ा कोई अचीवमेंट है जो हमसे छुपा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा है, और ये मेरा नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट्स का है। क्योंकि उन्होंने इतना स्कोर किया कि पब्लिशर तक को पता चल गया कि हाँ कि इनके स्टूडेंट्स है जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये उनका मेहनत है, उन्होंने काफी एफर्ट लगाया, देन उसका जो रिजल्ट है वो हम सभी को मिला। इससे बड़ा अचीवमेंट कोविड के समय मैंने और मेरे फ्रेंड ने, अनिल सर नाम है, अमित एंड अनिल, तो काफी बचपन से दोस्ती हमारी।
तो हम लोगों ने मिल करके एक स्कूल भी स्टार्ट किया है। स्कूल स्टार्ट किया है? यस, ओके। विद्या निकेतन इंग्लिश एकेडमी, जो लास्ट 3 साल से चल रहा है। ये हमारा 4th ईयर चल रहा है। So it's a proper school affiliated with some नहीं, एफिलिएशन university? तो आपको बहुत जल्दी नहीं मिलता है। आपको Okay. फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, आपको स्टूडेंट्स दिखाने पड़ते हैं, वो कैरी ऑन करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट आपको एफिलिएशन मिलता है। ओके। तो अभी हमारा जो स्कूल चल रहा है वो जूनियर क्लास का ही चल रहा है। 5 तक हम लोग 5 तक है। धीरे धीरे उसको जो है डेवलप करते चल रहे हैं आगे की तरफ। Okay. और जैसे एफिलिएशन मिल जाएगा तो वो तो एक बहुत बड़ा सही दिन बात होगा है, ये हम तो सभी के एक लिए। ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि अपना खुद का स्कूल चलाना ये एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट वर्क है कि लोग जल्दी से इस चीज में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट से इतने सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, फिर सारे क्लासेस, फिर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप स्कूल चला रहे हो तो आप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि इट विल बी प्रॉफिटेबल, इट विल बी ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ स्टूडेंट्स। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी गुड अचीवमेंट। आई वुड रियली से कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू। या तो सर, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का रैपिड फायर राउंड। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको उसको शॉर्ट में 1 वर्ड 2 वर्ड में आंसर करना है। आर यू रेडी फॉर दिस? एकदम। ऑलराइट। सो तो आज का रैपिड फायर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई ऐसी 3 चीज जो आपके पास हमेशा रहती है? एक तो बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है, तो मेरा स्कूटी जो मम्मी ने गिफ्ट किया है, ओके। तो वो हमेशा साथ रहता है। और ये वॉच जो अभी अभी शादी के बाद गिफ्ट मिला है, ओके। तो इसको हमेशा पहनना है, मैंडेटरी है। सर इज न्यूली मैरिड, हमें आज पता चल गया। ओके। और तीसरा पेन रहता है, क्योंकि टीचर है तो हमेशा जरूरत पड़ते रहता है उसका। तो ये 3 चीज तो हमेशा ही तो रहता आपके पास है। पेन रहता है, आपके पास घड़ी रहता है और आपके पास स्कूटी का स्कूटी चाबी रहता है, रहता बट है। आपके पास क्या मोबाइल हमेशा नहीं रहता? नहीं नहीं, हाँ वो तो ऐसा हो गया ना कि अब हमारे 2 हाथ नहीं है। एक्चुअली धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा 3rd हैंड जो मोबाइल कैरी करेगा, तो वो अब कैरी नहीं करना पड़ता, वो रहेगा ही आपके पास, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आप अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए जो आप पढ़ा रहे हैं साल से, अगर आप उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एक वर्ड उनके लिए आएगा कि आप सभी ना इंडिया के फ्यूचर है। तो आपको हमेशा सोचना है कि अपने अंदर ना ढूंढो कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आप एक फ्यूचर हो इंडिया का, अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए। तो फ्यूचर, दैट्स अ वेरी ब्राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप धुरंधर मूवी के एक कैरेक्टर होते तो आप वो क्या होते? धुरंधर मूवी में तो वैसे तो रहमान डकैत फेमस है, लेकिन अगर कभी मेरे को मौका मिलता बीइंग एन इंडियन, तो हम रणवीर सिंह ही होना चाहते। रणवीर सिंह। हाँ एकदम, ये हम सबके लिए एक प्राउड। ठीक है, रहमान डकैत ठीक है, वो कैरेक्टर है, काफी अच्छा है, बट बनना नहीं है अपने को। आपकी फेवरेट बॉलीवुड क्रश? बॉलीवुड क्रश एक्चुअली वैसे तो नहीं है, मूवी के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, जिसको देख के सीखते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा, जो खुद ही वेल स्टैब्लिश्ड है, अकेले मूवी को चला सकती है, तो प्रियंका और चोपड़ा। आप बाहर जाते हैं तो ऑफकोर्स आप फूडी इंसान है क्या? हाँ, फूडी खाना है, तो एकदम, खाना बनाते भी खाते भी है? खाते भी है, दोनों बनाते भी है, खाते भी सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड जो आपको बनाना भी आता हो और आप कहीं अगर बाहर जाते हैं तो सबसे पहले उसी को ऑर्डर करते हैं? बिरयानी। बिरयानी। ओके। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे लिए है कि आप बचपन में कार्टून देखते थे? कार्टून हमारे समय में टीवी उतना था नहीं, तो वो टॉम एंड जेरी थोड़ा बहुत हम लोग सो व्हाट इज देखते योर थे। फेवरेट कार्टून? अभी तो और कार्टून कैरेक्टर? हाँ, अभी तो मेरे को मोटू पतलू बड़ा मजा आता है। मोटू पतलू। मोटू पतलू। So nice. So very well session, and it was really enjoying meeting with Amit sir and bringing him to the podcast channel. Thank you so much, sir, for coming to the podcast. Hope you enjoyed it. थैंक यू। Thank you so much.